पंचकोश है वास्तव में ये अपना पूरा व्यक्तित्व है। पंचकोश का निरूपण दो ढंग से होता है। एक तो व्यावहारिक ढंग से, जो व्यक्ति मुक्ति नहीं चाहता, केवल अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाना चाहता है, गढ़ना चाहता है, संक्षेप में कहे तो अभी उसमें इतना वैराग्य नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के मोक्ष को चाहे। वो अपने पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहता है, विकसित करना चाहता है। आप लोगों ने सुना होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप्स होते हैं, हाँ, यंगस्टर्स के लिए। चिन्मय मिशन में भी एक कंपटीशन हुई थी, TI, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वो कंपटीशन थी कि व्यक्तित्व के हर पहलू को बदला जाए तो अपने जीवन में पूरी तरह परिवर्तन आ सकता है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि व्यक्तित्व के कितने पहलू हैं। तो वेदांत ने इसके ऊपर बड़ा चिंतन किया और कहा कि एक ही व्यक्तित्व है, उसके अलग अलग परत हैं, लेयर्स हैं। और यदि आपको पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, विकसित करना है, बढ़िया बनाना है, सुंदर से सुंदरतम बनाना है, तो ये जो पांचों परत है, लेयर्स है, 5 एस्पेक्ट्स हैं, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो सुंदर व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उन्होंने इन पांचों को बढ़िया से सजाया है, उसका श्रृंगार किया है। बंबई में हमारे एक मिशन के बड़े अच्छे भक्त हैं, उन्होंने तो इस पांचों कोशों को लेकर एक कंपनी बना और कहा कि इस पांचों कोशों को आप बढ़िया करेंगे तो जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हाँ, उनका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, उससे कंपनी को लाभ होगा। और ये सही है। तो अलग अलग पहलू जो है, अलग अलग व्यक्तित्व के आयाम, उसके ऊपर उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज रखी, अलग अलग उसके ऊपर बहुत सारी मॉड्यूल्स बनाए। कहने का अर्थ है कि ये व्यावहारिक स्तर पे भी पंचकोशों की बड़ी भूमिका है। हालांकि ये वेदांत नहीं है। वेदांत नहीं है मतलब वेदांत केवल अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना, यही उसका लक्ष्य नहीं है। वेदांत तो निर्वैयक्तिक, जो व्यक्तित्व के परे है, आत्म वस्तु, विच इज नॉट ए पर्सनैलिटी, वहां की बात करता है। इसलिए मैंने कहा ये व्यवहार की बात है। पारमार्थिक बात जो हम कल कर रहे थे, जहां पर पंचकोशों को बाधा कहा है, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल है, वो आवरण है। लेकिन जब व्यक्तित्व को लेकर चर्चा करेंगे तो फिर कोश नहीं कहेंगे आप बोलिए व्यक्तित्व के घटक हैं और इनको हमको अच्छा बनाना है। और निश्चित ही जब ये पांचों कोश हमारे अच्छे बनेंगे तो आत्मज्ञान में तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब देखिए ये 5 व्यक्तित्व क्या है। तो शुरुआत यदि हम करें या देखें तो कोश की भाषा में अन्नमय कहेंगे, साधारण भाषा में शरीर कहेंगे। इंग्लिश में इसको एक शब्द दे सकते हैं, फिजिकल पर्सनैलिटी, जिसको कल हमने देखा था पंचीकृत भूतोत्थो, जो पंचीकृत महाभूत से बना है। ये व्यक्तित्व का पहला
पड़ाव सही समझिए, पहली परत समझिए। और इस अन्नमय कोश, यदि मैं कोश कहूं तो, या व्यक्तित्व कहूं तो, फिजिकल पर्सनैलिटी, इसके बारे में हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं और इसको बहुत सजाते हैं, संवारते हैं। आप देख लीजिए, मार्केट में, बाजार में जितनी दुकानें हैं, 90% से ज्यादा इसी के लिए है ना, खाने पीने की है, वस्त्र की है, शरीर से संबंधित। और सबसे पहली चीज हम यदि किसी की देखते हैं तो वो क्या है? शरीर। कन्या वरयते रूपम, विवाह में भी हम पहले देखते हैं लड़का या लड़की देखने में कैसा है, दिखने में कैसा है, उसके बाद आगे की चर्चा। तो पहला व्यक्तित्व हमारा ये है। और आप देखिए, इस व्यक्तित्व को भी सुंदर बनाना चाहिए जितना हो सके। हालांकि इसमें हम ज्यादा फेरफार कर नहीं सकते, जो भगवान ने हमको शरीर दिया है। थोड़ा बहुत कुछ पाउडर वाउडर लगा लीजिए, कुछ मेकअप कर लीजिए, बट कोई एकदम पूरा बदल जाए ऐसा तो होता है। आप देखिए, ये जितनी फैशन इंडस्ट्री है और जितनी सौंदर्य के बारे में जितनी चीजें हैं, वो सब इसी से संबंधित है। पूरी एक इंडस्ट्री है, बताइए, सौंदर्य के लिए इंडस्ट्री। तो ये सबसे पहली बात। अब कहते हैं ये सौंदर्य अच्छा है क्योंकि सुंदर दिखते ही सामने वाले को अच्छा लगता है। अच्छा, शरीर की सुंदरता के बजाय अपने यहाँ पर कहा गया शरीर स्वच्छ होना चाहिए। और दूसरा मतलब उसमें स्वास्थ्य ठीक हो। सुंदर हो लेकिन बीमार हो तो क्या फायदा? तो ये बात है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी पर्सनैलिटी है व्यक्तित्व की, वो है प्राणमय कोश। और इस प्राणमय कोश में जो मूल चीज है वो है बल या शक्ति। हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने शरीर सुंदर हो ये नहीं मांगा। उपनिषद की प्रार्थना में देखते हैं आप, ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्र मथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। बोले हमको बल दीजिए, बलवती हो हमारी पूरी, बलवान हो हमारा पूरा शरीर। सुंदर हो या न हो वो नहीं मान। अब बड़े बड़े विद्वान लोग वो सुंदर नहीं थे, तो बल ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उपनिषद ने कहा भद्रम कर्णे विश्रुणयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। उसमें आता है स्थिरैरंगैस्तुष्टुवान् सस्तनु, हमारे अंग हृष्ट पुष्ट हो ताकि हम साधना कर पाए। साधना के लिए हमारे पास जो शरीर है उसमें बल होना चाहिए। उपनिषद में एक मंत्र आया, उसमें लिखा नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। बलहीन व्यक्ति को प्राप्ति नहीं होती आत्मा की। हम लोग कहते हैं ना, फीवर तो चला गया लेकिन अभी कमजोरी है, वीकनेस है। अच्छा, वीकनेस यदि होती है तो फिर मन भी वीक होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, विश्वास नहीं रहता कि हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए इस आयाम को भी खूब देखना चाहिए। अब आजकल तो बहुत प्रचार है इसके, प्राणायाम, योगा इत्यादि के द्वारा कैसे अपना एनर्जी लेवल हम बढ़ा सकते हैं। फिर आप देखिए डाइटिशियन लोग जो है बताते रहते हैं ये जूस पीजिए, ये फल खाइए, ये अनाज खाइए, पूरा चार्ट होता है। तो आजकल इसके ऊपर तो बहुत एनर्जी लेवल मेंटेन करते हैं, सुबह शाम दौड़ते हैं ना, जॉगिंग करते हैं, जिम में आप देखिए। तो ये सब क्या है? प्राणमय कोश को सजाते हैं। एंड गुड, ये होना भी चाहिए। स्वास्थ्य यदि ठीक हो तो देखिए
मन भी अच्छा होता है। तो ये एनर्जेटिकल पर्सनैलिटी इसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में। पहले फिजिकल फिर एनर्जेटिक। ये बल, बल नाम की एक चीज अपने पास है, ऊर्जा। इंद्रियों को शक्ति चाहिए, बुद्धि को शक्ति चाहिए, बोलने के लिए शक्ति चाहिए। तो ये सप्लायर ऑफ शक्ति कौन है? बोले ये प्राण है। प्राण में ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ बल बहुत है। प्राणमय कोश। इसके आगे जब हम चलते हैं तो एक चीज आती है, और यहीं से वास्तव में मनुष्य शरीर का जीवन सार्थक होता है, और वो है मन, मनोमय, मनोमय कोश। देखो जो प्राणी लोग है ना, प्राणियों में हम लोगों से कई ज्यादा बल है, कई ज्यादा गुना शक्ति। एक सादी गाय और बैल में इतनी शक्ति है, कुत्ते में शक्ति है। तो बल की दृष्टि से ये पशु लोग तो बहुत बलवान है। लेकिन जो व्यक्तित्व का तीसरा आयाम है, भाव सौंदर्य, जिसमें अलग अलग भावनाएं हैं, वो उनमें नहीं। ये तो मनुष्य ही उसको एंजॉय करता है। नवरस को एंजॉय करता है कि नहीं? सिनेमा में या किसी उपन्यास को पढ़ता है तो नवरसों को एंजॉय करता है। भाव सौंदर्य, जीवन में अपने व्यक्तित्व में यदि रस लाना है, रसमय व्यक्तित्व बनाना है, रसीला व्यक्तित्व बनाना है, तो मनोमय कोश के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये इमोशनल पर्सनैलिटी इसको कहते हैं। जितने भी चित्रकार कहिए, कलाकार कहिए, शिल्पकार है, संगीतकार है, ये सब भाव सौंदर्य के धनी लोग हैं। अपने चित्र में, अपने शिल्प में, अपने संगीत में क्या प्रकट करते हैं? वो भाव, भावनाएं। आप देखिए एक नर्तकी जो है वो सारे भाव उसमें प्रकट करते हैं। क्रोध है, श्रृंगार है, हास्य है, चाहे संगीत हो, शिल्प हो। जो व्यक्ति बिल्कुल सूखा है, शुष्क है, अरसिक जिसको कहते हैं, वो सिक है। सिक, अंग्रेजी का सिक। उसका मन क्या है? बीमार है। जो लोग बिल्कुल सूखे होते हैं वो उतने प्रिय नहीं होते लोग। क्या बोले, मिलने से कुछ मजा नहीं है। लेकिन जिनमें रस होता है, बोले बस घंटों उनके साथ रहने में आनंद आता है, मजा। क्योंकि उनकी वाणी, उनकी बातें, हाँ, उनके भाव, वो हमको आनंद देते। तो व्यक्तित्व में भाव सौंदर्य भी होना चाहिए। बड़े बड़े कवि लोग देखिए, साधारण चीजों को इतनी बढ़िया से वो प्रकट कर देते हैं कि लोग एकदम बोल उठते हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। कवि सम्मेलनों में आपने देखा होगा। हमारे स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि काव्य मतलब क्या होता है। तो बोले रसात्मकम वाक्यम काव्य। जिस वाक्य में रस हो, हाँ, उसको कहते हैं वाक्य। कोई सामान्य बात हो, लेकिन उसको बोलने का तरीका यदि रसीला हो तो कविता बन जाती। कविता भी आखिर शब्द ही है, लेकिन शब्द प्लस भाव। तो एक उदाहरण वो देते रहे, मुझको याद आया अभी। बोले एक पेड़ था और पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा था। सूखा पेड़ है और उसके ऊपर सांप बैठा है। तो एक व्यक्ति से पूछा, ये क्या है? तो उसने संस्कृत में बोला, शुष्कः वृक्षः अस्ति तदुपरि सर्पः अस्ति। सूखा पेड़ है और उसके ऊपर क्या? सांप है। अब ये कोई कविता नहीं हुई, ये तो सिंपल क्या हुआ है? एक वाक्य हुआ। वहीं पर एक कवि था, उससे पूछा ये क्या है? तो उसने क्या बढ़िया ढंग से
उसी चीज को रखा। वो कहता है नीरस तरुवर विलसति अग्रे तदुपरि राजति फणिपति राज। ये हो गई कविता। हालांकि बात वही है। उसने लिखा नीरस तरुवर विलसति अग्रे। देखो कितना सुंदर, सूखा पेड़ है ये बोलने के बजाय उसने नीरस शब्द का प्रयोग, और नीरस में रस है। वृक्ष के जगह उसने क्या लिखा, तरुवर, है ना, मजेदार उदाहरण। नीरस तरुवर विलसति अग्रे, ऐसा खड़ा है पेड़, ऐसा नहीं। विलसति शब्द कितना सुंदर, विलास। और उसके ऊपर बैठा कौन है, तो बोले फणिपति राज। सर्प नहीं, बात सर्प ही है, उसका अर्थ सांप ही है। तो इस तरह से जब किसी चीज को प्रकट किया जाए तो इससे दिखता है कि उनके मन में क्या है, रस है, भाव की सुंदरता है। तो ये भी एक व्यक्तित्व का आयाम। कई लोग बहुत इमोशनल, अति इमोशनल होना भी ठीक नहीं है, ये भी बता। नहीं तो हर बात में गंगा जमुना बह रही है आंखों से, थोड़ी थोड़ी चीजों से। इतने भी कोमल नहीं होना चाहिए। तो ये है इमोशनल पर्सनैलिटी। इसको कोश की भाषा में कहेंगे मनोमय। और चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि की प्रधानता है, और मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भगवान ने जो भेंट हमको दी है वो है बुद्धि। बुद्धि ना हो तब क्या मनुष्य। तो बोले बौद्धिक व्यक्तित्व को सजाना चाहिए। प्रायः हमारा ध्यान शरीर पर रहता है, मन पर भी रहता है, चलिए, लेकिन विचारों को गहरा बनाया जाए, है ना। बुद्धि का की सुंदरता मतलब क्या, जहां पर हर चीज के गहराई में जाके उसको समझने का प्रयत्न। ध्यान से सुनना, जो लोग भी विद्वान होते हैं, विद्वान मतलब क्या, उस विषय की गहराई में जाकर उसके सारे आयामों पर चिंतन करते, तभी वो विद्वान बनते। तो पूरी जानकारी, समझ हमारी बढ़े। विज्ञानमय कोश को सजाना मतलब समझ को बढ़ाना। ध्यान रखने की बात है कि अधूरी समझ जो है ना, अधूरा ज्ञान बड़ा डेंजरस है। सब सुना होगा आप, किसी को, कोई डॉक्टर है और उसका अधूरा ज्ञान है, बोले हार्ट को कैसे खोला जाए ये तो मालूम है, लेकिन अब बाद में उसको बंद कैसे किया जाए ये नहीं मालूम। ऐसा हो तो कोई मशीन है, उसको खोल तो दी उसने, लेकिन अब उसको वापस बंद करते नहीं आ रही। प्रमा कैसी हो, ज्ञान कैसा हो, तो बोले पूरा हो। तो विज्ञानमय कोश में यह है कि गहराई में जाने की एक प्रवृत्ति, जो जो बहुत जीनियस टाइप के लोग होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, तेजस्वी, मेधावी, वो आधे में छोड़ते नहीं, बिल्कुल मर्म स्पर्शी, तल स्पर्शी, ऐसी उनकी प्रज्ञा होती। इसलिए अपने यहाँ पर एक मेधा सूक्त ही बोला है, मई मेधाम मई प्रजा मई अग्निस्तेजो ददातु मई मेधाम मई प्रजाम। उसमें उस सूक्त में भगवान से प्रार्थना की कि हमारी मेधा बढ़े, धारण शक्ति बढ़े, विचार शक्ति बढ़े। धियो यो न प्रचोदयात, जो हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं। तो ये बौद्धिक व्यक्तित्व को भी सजाना चाहिए। फिर आप देखिए, विचार लोग करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा का विषय क्या है। जितना विषय गहरा होगा उसका विज्ञानमय कोश उतना बढ़िया। अब दो वैज्ञानिक जब मिलते हैं, दो दार्शनिक मिलते हैं, तो उनके चर्चा का विषय देखिए।
वो हमारे स्वामी जी कहते हैं, बोले कई लोगों से जब मिलते हैं उनमें श्रद्धा है, भावना है, सब कुछ है, लेकिन बौद्धिक धरातल बढ़िया लेवल का नहीं है, तो कुछ चर्चा नहीं कर सकते। बौद्धिक स्तर बुरे आदमी नहीं है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन यदि कोई गहन चीज पर विचार विमर्श करना हो तो बोले वो थोड़ा फिर हो नहीं पाता। इसलिए इसको सजाते रहना चाहिए। अच्छा, आप देखिए जितना अपना व्यवहार चल रहा है वो सारा व्यवहार ज्ञान के आधार पर ही चल है कि नहीं। व्यवहार के पीछे ज्ञान है, ज्ञान होता है तो हम करते हैं, नहीं करते हैं, जाते हैं, नहीं जाते हैं। यदि ज्ञान ही हमारा गड़बड़ हो, ध्यान से सुनना, तो फिर हमारा व्यवहार, हमारा कर्म भी गड़बड़। इसलिए विज्ञानमय कोश का स्वास्थ्य बिगड़ा तो समझ लीजिए पूरे व्यक्तित्व का स्वास्थ्य गड़बड़ा। इसलिए भगवान ने बुद्धि को सबसे ऊपर दिया है ना, अपर स्टोरी, सबसे ऊपर। इसलिए इसको खाली मत रखिए, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का, शैतान आके घुस जाएगा, बैठ जाएगा और पूरे व्यक्तित्व को कंट्रोल करेगा। इसलिए विज्ञानमय एक बहुत बढ़िया चीज है। जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं उनमें ये विज्ञानमय कोश बहुत बढ़िया होता है, तभी वो खोज कर पाते हैं, आविष्कार कर पाते हैं। अच्छा, इसके भी आगे आप यदि देखें तो अपना इस विज्ञानमय कोश को आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। ये पंचकोश का जब हमने देखा था अध्याय, तब ये विस्तार से उस समय चर्चा की थी इन कोशों की। विज्ञानमय कोश को इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी बोल दीजिए अंग्रेजी में। और सबसे अंतिम जो हमारे व्यक्तित्व का पहलू है, ध्यान से सुनना, जो सबसे गहरा है और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश सुन के लोगों को मालूम है क्या क्या कल्पनाएं होती है। आनंदमय कोश को लोग बड़े रहस्यात्मक ढंग से कुछ देखते हैं, कुछ रहस्यमय, ऐसा कुछ नहीं है। आनंदमय कोश में एक तो उसका घटक है जिसमें आनंद है, कल हमने बताया था आपको। आनंद के अलग अलग जो स्तर है उसका जो हम अनुभव करते हैं वो आनंदमय कोश। प्रिय, मोद, प्रमोद कल बताया। लेकिन इसमें एक और आयाम है और वो है अपने जितने संस्कार हैं, जितनी टेंडेंसीज है, ध्यान रखना ये टेंडेंशियल पर्सनैलिटी, सारे व्यक्तित्व का रूट जो है, जड़ जो है वो संस्कार है। तो ये संस्कारात्मक व्यक्तित्व जो है वो आनंदमय, इसको शास्त्र की भाषा में वासना भी बोल देते। यही इंस्टिंक्ट के रूप में प्रकट होते हैं, संवेग कहते हैं उसको। हमारी भावना कैसी होगी, हमारी बुद्धि कैसी होगी, ये इस बात पर बहुत निर्भर है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। यदि संस्कार गड़बड़ है तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है इस पर, अन्य कोशों। इसलिए ये संस्कारात्मक व्यक्तित्व को हमको ठीक ठाक करना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो हमने ये 5 पर्सनैलिटी आपको बताई। अब इसमें सुधार करना है तो कहां से करें? हर कोश में ही सुधार करना है यदि आपको बढ़िया व्यक्तित्व चाहिए तो। लेकिन यदि शुरुआत यदि हम देखें तो संस्कारों को यदि आप चेंज करें, ध्यान से सुनना, जैसे बीज को आपने बदला तो उसमें से निकलने वाला जो फल है, जो फूल है, वो भी बदलेगा। और संस्कारों को यदि बदलना है तो आप शुरुआत कीजिए अपने कर्म और भोग से। कर्म, भोग, व्यवहार, क्योंकि देखिए कर्म हम करते तो उससे संस्कार बनते हैं। ध्यान से सुनना,
भोग करते हैं तो संस्कार बनते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों में बुरे संस्कार है तो वो हम पहले खाली करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे और फिर नए संस्कार लाएंगे, तब पर्सनैलिटी में बदलाव होगा, ऐसा नहीं। अच्छे संस्कार यदि लेते चले जाएं तो बुरे संस्कार दब जाते हैं। देखो, हम देखते हैं समाज में बुरे व्यक्ति अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, अच्छे व्यक्ति बुरे भी हो जाते हैं। व्हाट डज इट मीन? कि संस्कारों को क्षय करके ही उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। गड़बड़ संस्कार, अच्छे संस्कार खूब डाल दिए तो वो बुरे संस्कार कहाँ चले जाएंगे। इसलिए ये करते रहना चाहिए, परिमार्जन, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटीज को। सत्संग जितना करेंगे अपने आप जो है ये आनंदमय कोश हमारा सुधरते चला जाएगा। आनंदमय कोश में आनंद है, जितना सत्व गुण बढ़ते जाएगा उतना आनंदमय कोश अच्छा होगा और हमको सात्विक चीजों में आनंद आने लगेगा। बुद्धि हमारी शुद्ध होने लगी। अच्छा, एक और आपको बात बताएं, ये जो भावना है, मनोमय कोश जो है ना, भावना है, ये समझ के पीछे चलती है। ध्यान से सुनना। मतलब क्या? समझ के पीछे मतलब किस तरह की भावना हमारे भीतर आएगी, ये इस पर निर्भर है कि आपने उस व्यक्ति को समझा कैसे। ध्यान से जरा सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति में हमारी शत्रु बुद्धि है तो प्रेम भावना आएगी क्या? क्योंकि समझा ही हमने क्या है, उसको शत्रु है। भावना ऑलवेज फॉलो आवर नॉलेज, किस तरह का ज्ञान है उस तरह की भावना आई। हमने कहा कि ये देश अच्छा है, ये हमारी समझ है, तो नेचुरली वहां जाने की इच्छा होगी। लेकिन पहले ही समझ में ये बिठा दिया है कि अरे नहीं नहीं, वो जगह रहने लायक नहीं है, जाने लायक नहीं है, तो कोई प्रेम भावना आएगी क्या? इसलिए बार बार वेदांत में कहा जाता है राइट थिंकिंग। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं वो सही होना चाहिए। गलत आपने कोई चीज समझ ली तो फिर उसके जो परिणाम होंगे वो गड़बड़ होंगे, पहले ही गड़बड़ होगी। तो बुद्धि ठीक हो, बुद्धि को ठीक करने के लिए संस्कार ठीक हो, संस्कारों को ठीक करने के लिए कर्म भोग ठीक। इस तरह जब आप पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं तो एक उसमें संतुलन बना रहता है। कई बार क्या होता है, एक आयाम पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ये ऐसे ही जैसे किसी के शरीर का, हाथ का उंगली बहुत मोटी तो कैसा विचित्र दिखेगा ना। एक आयाम ही ज्यादा आपने। घर में भी आप देखिए, एक चीज बड़ी है और बाकी सब छोटे। एवरीथिंग शुड बी इन ए प्रॉपर, उसकी जो आकार है जैसी होनी चाहिए, तभी संतुलन रहेगा। तो अपना शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक हो, मन एकदम सूखा ना हो और एकदम मंद बुद्धि ना हो, और संस्कार बढ़िया हो, तो अपने आप आगे आगे चीज अच्छी निकलेगी। जितने बड़े बड़े ये मैनेजमेंट के क्या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट्स वगैरह, एक्चुअली वो इन्हीं सब चीजों को लेकर ही चर्चा करते हैं। कैसे आप सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं? तो बोले आप में क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब मनोमय कोश अच्छा, आपका आईक्यू अच्छा हो, है ना, आईक्यू, ईक्यू, इमोशनल कोश है, इंटेलेक्चुअल कोश है, और एक और जुड़ गया है स्पिरिचुअल कोश है। ये सब चीजें हो तो देखिए जीवन में सफलता मिल सकती है।